कोविड के दौरान जोनल लाइसेंस फ्री में छोड़ दिए गए, ऐसी दिल दहलाने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है, इसको थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए, सदन इस पर चर्चा करेगा। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। आप देख सकते हैं ये भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेके जो आदमी घूमता था, उसके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने 2000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट लेके केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है। और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी। और विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है और हर एक सच सामने आएगा। वॉकआउट नहीं किया है, उन्होंने कोशिश की थी कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ना हो, तो शोर मचा के हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उनको निकाला। और मैंने तो अपने भाषण में बोला कि हम चाहते थे ओपोजिशन अंदर रहे, उनकी आंख में आंख डाल के बात करें, लेकिन सीएजी का डर इतना है, जेल जाने का डर इतना है कि बाबा साहब की फोटो के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आगे की क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी प्लान करने की जरूरत नहीं है, ये तो कानून संबंधित बात है। और दुर्भाग्य है कि दिल्ली की विधानसभा को 10 साल इंतजार करना पड़ा सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने में, लेकिन अब टेबल हो गई है तो निश्चित तौर पे जो है आगे कानून संबद्ध कार्रवाई होगी। अभी सब एक ही टेबल हुआ है, इसमें बहुत। तो वहीं हरियाणा में 2 मार्च को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए बीजेपी पार्टी जमकर प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। बता दें कि सीएम नायब सैनी खुद हर नगर निगम में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं में पूर्व विधायक से लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेता भी शामिल है। करनाल से पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान और जिला प्रवक्ता सतीश राणा ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने दोनों नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। वहीं हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि पानीपत में एक तरफा माहौल है, ट्रिपल इंजन की सरकार 12 मार्च को हरियाणा में बनेगी। देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को, और 26 हमारे जो पार्षद आज नॉमिनेशन फाइल किया है। आज नॉमिनेशन के ऊपर इतना बड़ा जनसैलाब, पानीपत के हर घर से व्यक्ति हमारे 26 के 26 पार्षदों और हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आज नॉमिनेशन पे आए हैं। एक तरफा माहौल पानीपत के अंदर है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्रीगण पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जा रहे हैं। जो लोगों का उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। ट्रिपल इंजन की सरकार 12 तारीख को हरियाणा के अंदर बन जाएगी। तो वहीं यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने सपा पर प्रयागराज के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम आगे कहते हैं कि किसी ने सही कहा है, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। इसके अलावा महाकुंभ में हजारों लोग मारे जाने वाले आरोपों के बयान का भी योगी ने जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान 28,000 लोग अपने परिवारों से मिल गए। उन्होंने ये भी कहा कि सपा और कांग्रेस केवल देश को बदनाम करना चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई में वे देश के खिलाफ चले गए हैं। कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे, आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में आप लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। तो वहीं दिल्ली में सिख नेता गुरलाल सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में 1984 सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमें मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। ये बयान उस फैसले के बाद आया जिसमें सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्र भर की सजा दी गई थी। वहीं गुरलाल सिंह ने कहा कि इस फैसले से सिख समुदाय को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस मामले में उच्च न्यायालय में लेकर जाया जाए और सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की घोषणा करे। उनका कहना था कि जो लोग ऐसे क्रूर अपराधों में शामिल हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। के बाद भी अगर जस्टिस मिला है और उम्र कैद हो जाए, हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस नृशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। नाराज नजर आए। सज्जन कुमार के खिलाफ ये आक्रोश नजर आया क्योंकि उन्होंने कहा कि मौत से कम हमें मंजूर नहीं। आपको बताते चले, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली थी। सिख नेता अदालत के फैसले से नाराज और आपको बताते चले, सज्जन कुमार के खिलाफ ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही सज्जन कुमार के उम्र कैद की सजा हुई। सिख नेता अदालत के फैसले से नाराज क्योंकि उन्हें लगा कि मौत के इस तरीके के में मौत की सजा से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। सज्जन कुमार को उम्र कैद। तो वहीं बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश के अंदर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। वहीं बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से सियासी दिग्गजों का बिहार दौरा शुरू हो गया है। बीते सोमवार को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पहुंचकर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, वहीं आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे और बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस बीच सबसे खास बात यह रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच इस बैठक में बिहार की राजनीतिक स्थिति और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विचार विमर्श हुआ। तो वहीं नीतीश कुमार से मुलाकात की जेपी नड्डा ने और पीएम मोदी के किया चुनाव अभियान शुरू। आपको बताते चले कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। साथ ही बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार प्रसार भी चुनावी अभियान उन्होंने शुरू किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो बिहार पहुंचे, साथ ही नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने किया चुनावी अभियान शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर, जहां वो नीतीश कुमार से मिले।
तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी पंजाब के तहत विवाह समारोह में हथियारों की नुमाइश करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत मोगा जिले के लैंडलॉर्ड पैलेस में एक विवाह समारोह के दौरान हवाई फायरिंग की घटना सामने आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 32 बोर पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 21 खाली खोल बरामद किए। बता दें कि थाना धर्मकोट पुलिस को सूचना मिली कि लैंडलॉर्ड पैलेस में चल रहे विवाह समारोह में कुछ युवकों के तहत हवाई फायरिंग की जा रही है, जिससे दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को नवनीत सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं थाना प्रभारी ने आम जनता से अपील की कि वे अपने लाइसेंसी हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन ना करें, उनका दुरुपयोग भी ना करें। कल देर रात धर्मकोट पुलिस ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਨੰਬਰ 33 ਮਿਤੀ 24/2/25 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 125/223 3/5 BNS ਅਤੇ 25/27/54 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ 21 ਖਾਲੀ राउंड। तो वहीं बटाला में ट्रैफिक पुलिस दफ्तर के सामने स्थित एक मोबाइल दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान के मालिक राजेश कुमार ने बताया कि 24 फरवरी की तड़के करीब 4 बजे उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति के फोन करने की सूचना दी कि उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि चोरों ने दुकान से 8 कीपैड मोबाइल फोन, 12 पुराने मोबाइल फोन, एसेसरी और करीब 14,000 रुपए कैश चोरी कर लिए थे। कुल नुकसान करीब 1 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, राजेश कुमार ने इस घटना की शिकायत थाना सिटी पुलिस को दी है, जिनसे अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।